The process of oxygenation is done by two systems. The first one is called respiratory system and the other one is called cardiovascular system. At the end of this unit, the learner will be able to identify factors that can interfere with effective oxygenation of the body tissues. सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीजनेशन की जो प्रोसेस होती है या जो डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन है बॉडी की तरफ, इसमें ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये जो प्रोसेस है ये मुतासर हो जाता है. सेकंड जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जब हमारे कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन में कोई अल्ट्रेशन आ जाती है, इसके अंदर कोई चेंजेस आ जाते हैं या हमारा रिस्पायरेटरी फंक्शन जो है इसके अंदर कोई चेंजेस आ जाते हैं, तो इसकी जो अलामात है वो क्या हो सकते हैं. थर्ड जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जब हमारी एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो एज के साथ साथ हमारे जो रिस्पिरेटरी फंक्शन है या जो हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है इसके अंदर क्या क्या मसले मसाइल आ सकते हैं. The fourth objective is describe nursing measures to ensure a patent airway. कि being a nurse किस तरह की जो है इंटरवेंशन हम कर सकते हैं ताकि पेशेंट का जो एयरवे है वो खुला रहे, वो पेटेंट रहे. पेटेंट मीन ओपन एयरवे. ऐसे मरीज़ जो कि रिस्पिरेटरी हवाले से कंप्रोमाइज्ड है या उनका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो अल्टर हो चुका है, उसमें चेंजेस आ चुके हैं, तो ऐसे मरीज़ों के ऊपर हम नर्सिंग प्रोसेस कैसे अप्लाई करेंगे. जैसे आपको पता है नर्सिंग प्रोसेस में सबसे पहले हम पेशेंट की असेसमेंट करते हैं, असेसमेंट के बाद हम नर्सिंग डायग्नोज बनाते हैं, डायग्नोज के बाद हम नर्सिंग प्लानिंग बनाते हैं और प्लानिंग के बाद हम इंटरवेंशंस करते हैं मरीज़ के ऊपर और लास्ट में हम इवाल्यूएशन करते हैं कि जितनी भी हमने इंटरवेंशन की वेदर इट वाज सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल. और इसी तरह हम इस किस्म के मरीज़ों के लिए जो है वो टीचिंग प्लान भी बनाते हैं जो कार्डियोवैस्कुलर के हवाले से या रेस्पिरेटरी सिस्टम के हवाले से जो है वो कंप्रोमाइज्ड हो. द लास्ट ऑब्जेक्टिव इज़ कि अगर ऐसे मरीज़ हो जिनको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के हवाले से कोई इमरजेंसी हो जाए, मिसाल के तौर पर हार्ट अटैक उनको डेवलप हो जाए या जिसको हम कार्डियक अरेस्ट भी कहते हैं वो डेवलप हो जाए, या जो है उनका एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, तो जो है इस तरह के मरीज़ को हमने किस तरह से रिकग्नाइज़ करना है, हमने कैसे उनका पता चलाना है. Here is the introduction. First of all, we should know about the definition of oxygenation. So oxygenation is the delivery of oxygen to the body's tissue and cells is necessary to maintain life and health. हमारी ज़िंदगी का या हमारे हेल्थ का जो दारोमदार है वो ऑक्सीजन के ऊपर है. अगर हमारे हर एक सेल को जो है सही से ऑक्सीजन की डिलीवरी होगी, सही से ऑक्सीजन की पहुंच होगी, तो हम हेल्दी रहेंगे और हमारी ज़िंदगी चलती रहेगी. लेकिन अगर ऑक्सीजनेशन का ये जो अमल है ये किसी भी हवाले से अगर ये मुतासिर हुआ तो या तो हमारे लाइफ के ऊपर कोई सवाल आएगा या जो है हमारे हेल्थ के ऊपर कोई सवाल आएगा. मतलब हम मज़ीद जो है वो हेल्दी नहीं रहेंगे या हमारी जो लाइफ है वो थ्रेटन हो सकती है. Clients with compromised oxygenation status need careful assessment and thoughtful nursing care to achieve an adequate and comfortable level of oxygenation functions. ऐसे क्लाइंट्स जिनको ऑक्सीजनेशन के हवाले से कोई मसले मसाइल होते हैं, कंप्रोमाइज्ड होते हैं, तो ऐसे मरीज़ों की हम केयरफुल असेसमेंट करते हैं, बहुत ही ध्यान से हम उनकी नर्सिंग केयर करते हैं ताकि उनकी जो ऑक्सीजन लेवल है वो उनको एडिक्वेट मिलती रहे और इनकी जो ऑक्सीजनेशन का जो फंक्शन है वो सही से इनको मिलती रहे और हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो कंफर्टेबल हो. Now we should know about the lobes inside the lungs. अगर हम राइट लंग की बात करें तो यहाँ पर 3 लोब्स होते हैं. The first lobe is called right upper lobe. The second lobe is called right middle lobe. And the third lobe is called right lower lobe. Now we should talk about the left lung. So here are 2 lobes. The first lobe is called left upper lobe. And the second lobe is called left lower lobe. Now, physiology of oxygenation. The delivery of oxygen to the body's cells is a process that depends upon the interplay of the pulmonary, hematologic and cardiovascular systems.
Specifically, the process involved include ventilation, alveolar gas exchange, oxygen transport and delivery, and cellular respiration. डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन जो है ये अकेले एक सिस्टम का काम नहीं है, बल्कि इसमें 3 सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं. सबसे पहला जो सिस्टम है वो पल्मोनरी सिस्टम है. सेकंड जो है वो हेमाटोलॉजिक यानी हमारे ब्लड का जो सिस्टम है, जिसमें मेनली जो हमारे RBCs इन्वॉल्व है. एंड द थर्ड सिस्टम इज़ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. एज यू नो दैट मेनली द हार्ट इज़ इन्वॉल्व इन हार्ट के साथ साथ जो हमारे ब्लड वेसल्स है वो इन्वॉल्व होते हैं फिजियोलॉजी ऑफ ऑक्सीजनेशन में, या ऑक्सीजन की जो डिलीवरी है इसमें इन्वॉल्व होते हैं. अब फिर हम स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो इसमें वेंटिलेशन है, फिर अल्वेओलर गैस एक्सचेंज है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है, और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन डिलीवरी है, एंड सेलुलर रेस्पिरेशन है. अब ये जितनी भी चीज़ें हैं इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे. सो द फर्स्ट वन इज वेंटिलेशन. वेंटिलेशन का मतलब ये है कि जो हम ब्रीदिंग करते हैं, जो हम सांस लेते हैं. अब ब्रीदिंग के अंदर भी फिर 2 चीज़ें हैं. एक जो है हम इनहेलेशन करते हैं और एक हम एक्सहेलेशन करते हैं. इनहेलेशन का मतलब है कि जब हम ऑक्सीजन को अंदर की तरफ लेते हैं या सांस जब हम लेते हैं, ठीक है. एंड द सेकंड थिंग इज़ एक्सहेलेशन, जो हम सांस बाहर निकालते हैं. अब जैसे आपको पता है कि जब हम सांस लेते हैं तो इसमें हम ऑक्सीजन को अंदर की तरफ इनटेक करते हैं, और जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तो इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ निकालते हैं. अब हम जब सांस लेते हैं तो कभी हमारी सांस जो है वो नॉर्मल जो है वो चलती रहती है, कभी इसका जो रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है, या इसकी जो गहराई है वो ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती. तो ये टोटली डिपेंड करता है हमारे बॉडी के अंदर जो CO2 है यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है, और हमारे बॉडी के का जो pH है, pH लेवल है, उसके ऊपर जो है ये डिपेंडेंट है. और जो तीसरी चीज़ है दैट इज़ हाइपोक्सीमिया. अगर हमारे बॉडी के अंदर किसी भी वजह से ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम हो जाए तो इस वजह से भी हमारे वेंटिलेशन का जो प्रोसेस है इसके ऊपर असर पड़ जाता है, यानी कि हमारा जो वेंटिलेशन है वो बढ़ जाता है, या हमारा जो रेस्पिरेटरी रेट है वो बढ़ जाता है. अब जो CO2 और pH की जहाँ तक हम बात करते हैं तो CO2 इज़ एसिडिक इन नेचर. अब आपको पता है कि जो चीज़ एसिडिक होती है वो जितनी आपके बॉडी में ज़्यादा बढ़ती जाएगी तो एसिडिटी ही बढ़ाएगी. तो आपको याद होना चाहिए कि जब एसिडिटी बढ़ती है तो pH का लेवल कम होता है, ठीक है. और जैसे ही जो CO2 का लेवल कम होना स्टार्ट हो जाएगा तो pH का जो लेवल है वो बढ़ेगा, ठीक है. अब हमारे बॉडी के अंदर एक ऐसा कुदरत ने ऐसा सिस्टम डाला हुआ है कि जितना CO2 का लेवल बढ़ता रहेगा तो हमारा जो रेस्पिरेटरी रेट है वो भी साथ में बढ़ता रहेगा. वो इसलिए बढ़ता रहेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मकदार में कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे बॉडी से निकाल दे, ताकि एसिडिटी का जो लेवल है वो कम हो जाए. तो जब एसिडिटी का लेवल कम होगा तो pH जो है आखिर ये भी बढ़ जाएगा, ठीक है, और बढ़ के नॉर्मल लेवल पर आ जाएगा. नाउ व्हाट इज़ इनहेलेशन. जैसे हमने पहले भी इस बात का जिक्र किया कि इनहेलेशन जो है इसमें हम सांस लेते हैं अंदर की तरफ, या ऑक्सीजन जो है वो हम अंदर की तरफ खींच लेते हैं. जब हम सांस लेते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर कुछ एनाटॉमिक चेंजेस आते हैं, जिसमें जो है हमारा जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ चला जाता है और कंट्रैक्ट हो जाता है, और हमारे जो रिब्स है वो बाहर की तरफ आ जाते हैं, यानी इसके अंदर जो इंट्राथोरेसिक स्पेस है वो बढ़ जाती है. तो जब डायफ्राम नीचे की तरफ चला जाता है और जो हमारे इंट्राथोरेसिक जो स्पेसेस है ये जब बाहर की तरफ थोड़े से आ जाते हैं तो इससे जो है जो इंट्राथोरेसिक कैविटी है इसका स्पेस बढ़ जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन जो है वो अंदर की तरफ आ जाए. जब हम सांस ले लेते हैं और ऑक्सीजन का जो मकदार है वो एडिक्वेट हो जाती है, हमारे लिए काफ़ी हो जाती है, तो हमारे लंग्स की टिश्यूज़ के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं जिसको हम स्ट्रेच रिसेप्टर्स कहते हैं. ये ब्रेन को एक मैसेज कन्वे कर देते हैं कि इतनी ऑक्सीजन जो है वो इनफ है. नाउ ये जो इनहेलेशन का प्रोसेस है ये ख़त्म होना चाहिए, ताकि जो लंग्स है ये ओवर एक्सपेंशन से बच जाए. नाउ वी आर गोइंग टू
नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द एक्सेलेशन। एक्सेलेशन में जो है हमारे रिस्पिरेटरी मसल रिलैक्स हो जाते हैं और जो इंट्राथोरेसिक स्पेस है ये कम हो जाता है। जैसे हमने पहले बात की थी कि जो इंट्राथोरेसिक स्पेस है वो इनहेलेशन में बढ़ जाती है। अब यहाँ पर उसका ऑपोजिट है, एक्सेलेशन में इंट्राथोरेसिक स्पेस वो कम हो जाएगा क्योंकि डायफ्राम भी ऊपर की तरफ आ जाता है और जो हमारे इंटरकोस्टल स्पेसेस है वो भी कम हो जाते हैं, हमारे जो रिब्स है वो नीचे की तरफ दब जाते हैं। तो इसकी वजह से ये हो जाता है कि जो हमारा इंट्राथोरेसिक प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, तो इजीली CO2 जो है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। इंट्राथोरेसिक प्रेशर जो है वो जब बढ़ जाएगा इस कम्पेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये जो CO2 की जो एक्सेलेशन है या CO2 की जो आउटगोइंग है हमारे लंग्स से वो बआसानी मुमकिन हो सकेगी। When the movement of air is impeded, किसी भी वजह से अगर हमारी एयर का जो सिस्टम है या जो हमारी सांस के अंदर कोई मसला आ जाए, सांस लेने में कोई मसला हो या सांस के बाहर निकलने में कोई मसला हो, तो हमारे कुछ एक्सेसरी मसल्स होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं, जिसमें हमारा स्टर्नोक्लेविडोमास्टाइड मसल्स शामिल है, इसी तरह हमारे एब्डोमिनल मसल्स शामिल हैं और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो इसमें हेल्प आउट करते हैं। नाउ मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग की जब हम बात करते हैं, इनहेलेशन में जो है हमारा जो थोरैक्स कैविटी का जो वॉल्यूम है ये बढ़ जाता है और डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ चला जाता है, ये कंट्रैक्ट हो जाता है। और एक्सेलेशन में जो हमारा थोरैसिक कैविटी है ये कम हो जाती है और हमारे जो लंग्स के जो अल्वियोलाइज होते हैं ये दोबारा से रिकोइल हो जाते हैं और दैट इज़ अ पेसियो प्रोसेस। अल्वियोलर गैस एक्सचेंज की अब हम बात करेंगे कि अल्वियोलर सतह पे गैसियस एक्सचेंज जो है वो कैसी होती है। Once fresh air reaches the lungs alveoli, the next step in the process of oxygenation begins. जब हमारे अल्वियोलाई की सतह पर फ्रेश एयर जो है वो पहुंच जाती है तो नेक्स्ट जो प्रोसेस है इसको हम ऑक्सीजनेशन जो है वो कहते हैं, ये बिगिन हो जाता है, शुरू हो जाता है। The exchange of oxygen from the alveolar space into the pulmonary capillary blood is referred to as oxygen uptake. अब हमारे जो अल्वियोलाई की सतह पे ऑक्सीजन जो आया हुआ होता है ये जैसे ही हमारे अल्वियोलाई में दाखिल हो जाता है तो इसको हम ऑक्सीजन अपटेक बोलते हैं, यानी ऑक्सीजन का अल्वियोलाई के अंदर लेने का जो अमल है ये क्या कहलाता है, ऑक्सीजन अपटेक कहलाता है। अब ये जो ऑक्सीजन है जो कि हमारे अल्वियोलाई पे लोड हो चुका है, अब इसको जो है बॉडीज़ टिश्यूज़ में या बॉडी सेल्स में जो है कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, इसके लिए जो है वो 3 फैक्टर जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। वही सबसे पहले ये है कि हमारे जो प्लाज्मा है इसके अंदर जो है कितनी मकदार में ऑक्सीजन जो है वो डिज़ॉल्व हो चुकी है, इधर हमारा जो हेमोग्लोबिन लेवल है वो कितना है। आप लोगों ने देखा होगा किसी का हेमोग्लोबिन लेवल जो है वो कम होता है, किसी का जो है बहुत ज़्यादा वो होता है, किसी का नॉर्मल रहता है, ठीक है। तो ये भी डिपेंड करता है हमारे ऑक्सीजनेशन के ऊपर। और इसी तरह जो हमारा हेमोग्लोबिन है इसके अंदर जो टेंडेंसी होती है, यानी ये ऑक्सीजन के लिए कितना जो है वो अफिनिटी रखता है, यानी ऑक्सीजन खींचने की जो सलाहियत है, ऑक्सीजन को होल्ड करने की जो सलाहियत है वो इसमें कितनी है। कभी कभार हेमोग्लोबिन के अंदर ऐसे चेंजेस होते हैं कि ये सही से ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता। मिसाल के तौर पर अगर हम जो है बात करें सिकल सेल एनीमिया की या अगर हम बात करें थैलेसीमिया की, तो ऐसे मरीज़ों में हेमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो सही से फॉर्म नहीं हुआ होता, तो जिसकी वजह से भी ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें मसला हुआ होता है। अगरचे हमारे अल्वियोलाई पे अच्छे खासी मकदार में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, लेकिन वो जो प्रेजेंट शुद्ध ऑक्सीजन है उसको लेके जाने के लिए हमारा जो हेमोग्लोबिन है वो सही से बना हुआ नहीं होता, तो जिसकी वजह से फिर भी इसमें मसला होता है। The oxygen carrying capacity of the blood is greatly enhanced by the presence of hemoglobin in the erythrocytes.
अगर हमारे आरबीसीज़ के अंदर अगर हेमोग्लोबिन का लेवल सही हो, अच्छा हो, तो इसी तरह हमारे जो ऑक्सीजन का जो केयरिंग प्रोसेस है ये अच्छे से अच्छा होगा। मिसाल के तौर पर कोई लोड जो है वो पड़ा हुआ है, ठीक है, इसके लिए जितनी ज़्यादा मकदार में गाड़ियाँ होंगी तो उतनी ज़्यादा मकदार में जो वो लोड जो है जल्दी से वो गाड़ियों में अपलोड होगा और वो अपने मुकर्रर मंजिल पे जो है वो पहुंच जाएगा और बआसानी पहुंच जाएगा। और जितनी कम मकदार में गाड़ियाँ होंगी और गाड़ियों के अंदर कोई मसला होगा, किसी का टायर पंक्चर होगा, किसी का जो है बॉडी के अंदर कोई डिफ़ॉल्ट होगी, तो इस तरह जो है जो लोड है वो सही से कैरी आउट नहीं होगा। तो यही मिसाल है हमारे हीमोग्लोबिन का। SaO2 जब भी हम पेशेंट के आर्टेरियल ब्लड गैसेस करते हैं तो दूसरी वैल्यूज़ के साथ साथ दो और चीज़ें जिसको हम PaO2 और SaO2 बोलते हैं ये हमें जो है दिखाई देती है। तो PaO2 जो है वो ऑक्सीजन है जो कि हमारे ब्लड प्लाज्मा के साथ बाइंड कर जाती है। इसको जो है हम PaO2 से डिनोट करते हैं और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो 80 से लेकर 100 mmHg तक होनी चाहिए। इसके मुकाबले में अगर हम SaO2 की बात करें तो वो ऑक्सीजन जो हमारे हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है इसको हम SaO2 के साथ जो है डिनोट करते हैं। अच्छा, जो SaO2 है इसकी नॉर्मल वैल्यू जो है दैट इज़ 96 to 98%। जैसे कि आपको पता है कि हमारे ब्लड के जो है दो कंपार्टमेंट्स हैं, एक को तो हम कहते हैं ब्लड प्लाज्मा और दूसरे को हम कहते हैं ब्लड सेल्स। तो ऑक्सीजन की वो मकदार जो ब्लड प्लाज्मा के साथ से डिज़ोल्व हो जाती है, उसके साथ सेचुरेट कर जाती है, उसको हम PaO2 की से जो है डिनोट करते हैं। और वो ऑक्सीजन जो कि हमारे हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाती है उसको हम SaO2 से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं हम सर्कुलेशन की। जब ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाता है तो इस ऑक्सीजन की जो डिलीवरी है यानी सेल्स और बॉडी टिश्यूज़ तक पहुंचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन है इसका सेल्स तक और बॉडी टिश्यूज़ तक पहुंचने को हम जो है सर्कुलेशन कहते हैं। जिस प्रोसेस के ज़रिए होता है इसको हम सर्कुलेशन कहते हैं। सर्कुलेशन जो है ये फर्दर दो चीज़ों की वजह से होता है, एक तो हार्ट की वजह से होता है और दूसरा हमारा जो कार्डियक फंक्शन होता है, हमारे हार्ट की जो पंपिंग एक्शन हुई इसकी वजह से सर्कुलेशन का जो अमल है ये सरअंजाम होता है। हम अगर बात करें हार्ट एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन की तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेंस के ज़रिए आ जाती है हमारे हार्ट में। हमारे हार्ट के जो लेफ़्ट एट्रियम है यहाँ पर जो है वो आ जाती है, फिर लेफ़्ट एट्रियम से ही आ जाती है लेफ़्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। लेफ़्ट वेंट्रिकल से ये थ्रू एआर्टा जो है पूरी बॉडी के लिए निकल जाती है, ठीक है। और हमारे हार्ट के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है तो वो दो वेंस के ज़रिए आती है। एक को तो हम कहते हैं सुपीरियर वेना केवा और दूसरे को हम कहते हैं दूसरे वेन को हम कहते हैं इन्फीरियर वेना केवा। अब जो सुपीरियर वेना केवा है आपको पता है कि ये जो हमारे हेड है और अपर की जितने भी एरियाज़ है तो ये जो है सुपीरियर वेना केवा के ज़रिए अपनी सारी जो अपनी वेनस रिटर्न है यहाँ पर डाल देते हैं और हमारे जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है और जितनी भी लोअर ऑर्गन्स है इसकी जो ब्लड है वो हमारी ऐड हो जाती है इन्फीरियर वेना केवा में, ठीक है। तो ये जो सुपीरियर वेना केवा है और ये जो इन्फीरियर वेना केवा है ये दोनों एम्प्टी हो जाते हैं हमारे राइट एट्रियम में, ठीक है। राइट एट्रियम में जब ये एम्प्टी हो जाते हैं तो फिर ये यहाँ से आ जाते हैं राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से फिर ये जो ब्लड है ये चली जाती है पल्मोनरी आर्टरीज के ज़रिए लंग्स में और ये जो ब्लड होती है ये डीऑक्सीजनेटेड होती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये लंग्स की तरफ चली जाती है, लंग्स के अंदर इसकी ऑक्सीजनेशन हो जाती है। जब यानी इसके साथ ऑक्सीजन जो है वो मिल जाता है, ऑक्सीजन जब मिल जाता है तो ये वापस जो है हमारे हार्ट की तरफ रिटर्न हो जाती है थ्रू पल्मोनरी वेंस, ठीक है। पल्मोनरी वेंस जो है इसको दोबारा से एम्प्टी कर देते हैं इस ब्लड को लेफ़्ट एट्रियम में और ये साइकिल जो है वो चलता रहता है। जब हम सर्कुलेशन की बात करते हैं
तो जब हमारे एट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों जो है जब भी इसमें एक दफ़ा कंट्रैक्शन हो जाती है और एक दफ़ा रिलैक्सेशन हो जाती है तो ये एक साइकिल कहलाता है। ठीक है, ये जो एक साइकिल है ये वाक़ हो जाता है जब इसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो जाती है और उस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के नतीजे में जब मैकेनिकल एक्टिविटी हो जाती है। अब जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो जनरेट करता है एस नोड जो है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है तो इसके नतीजे में जो है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का अमल भी होता है, जिसको हम कंडक्शन सिस्टम बोलते हैं। Conduction system start from the SA node. SA node is situated below the inferior vena cava. SA node is also called the pacemaker because it initiates the signals. SA node propagates its signals towards both the atria and also it propagates its signals towards the AV node. AV node is situated at the atrioventricular septum. ऐसे नोट की सिग्नल प्रोपिगेशन के नतीजे में जो है दोनों एट्रिया कंट्रैक्ट हो जाते हैं और ब्लड चली जाती है वेंट्रिकल्स की तरफ। वेंट्रिकल्स की तरफ जो ब्लड चली जाती है वो फिर निकल जाती है बॉडी की तरफ और लंग्स की तरफ। लेकिन एवी नोड में जो सिग्नल्स आए हुए होते हैं वो प्रोपिगेट हो जाते हैं बंडल ऑफ हिस की तरफ। बंडल ऑफ हिस से फिर जो सिग्नल्स है वो राइट और लेफ़्ट बंडल ब्रांचेस के लिए निकलते हैं जो कि दोनों वेंट्रिकल्स के ऊपर वाक़ होते हैं, और फिर जो है आखिर में ये सिग्नल्स चले जाते हैं परकिंजी फाइबर्स की तरफ। और इसी तरह जो वेंट्रिकल्स है दोनों वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं और ब्लड चली जाती है बॉडी के लिए और लंग्स के लिए। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी की सर्कुलेशन के लिए निकल जाती है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो निकल जाती है लंग्स के लिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑक्सीजनेशन, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजनेशन का जो प्रोसेस है वो मुतासर हो जाता है। मिसाल के तौर पर सबसे पहला है एज। जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती जाती है तो इसकी वजह से हमारे ऑक्सीजनेशन के ऊपर असर पड़ जाता है। इस तरह कुछ एनवायरनमेंट में ऐसे जो है वो एस्बेस्टोसिस होते हैं या डस्ट वगैरह होती है तो इसकी वजह से हमारे ऑक्सीजनेशन के ऊपर असर पड़ जाता है। लाइफस्टाइल फैक्टर्स में ऐसा है कि कुछ हमारे लाइफस्टाइल जो है वो ऐसी ख़राब हुई होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम स्मोक वगैरह कर रहे होते हैं तो इसकी वजह से ऑक्सीजनेशन के ऊपर असर पड़ जाती है, या अगर हम जो है डस्ट वगैरह में काम कर रहे होते हैं या ऐसे फैक्ट्री में हम काम करते हैं तो जिसकी वजह से भी जो है हमारे ऑक्सीजनेशन के ऊपर असर पड़ सकता है। द लास्ट वन इज़ डिजीज़ प्रोसेस। अगर कोई ऐसी डिजीज़ हो पेशेंट को, मिसाल के तौर पर अगर कार्डिक के हवाले से कोई डिजीज़ हो उसको, या जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के हवाले से उसको कोई ऐसी डिजीज़ हो तो इसकी वजह से भी ऑक्सीजनेशन लेवल पे असर पड़ता है। इसके हवाले से तो एज की जहाँ तक हम बात करते हैं, ऑक्सीजनेशन स्टेटस कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एज। ओल्डर एडल्ट्स में एग्जिबिट अ बैरल चेस्ट एंड रिक्वायर इंक्रीज्ड एफर्ट टू एक्सपेंड द लंग्स। जो हमारे ओल्डर जो अडल्ट्स होते हैं उनकी जो चेस्ट होती है ना वो थोड़ी सी बाहर की तरफ निकल आती है, बैरल शेप हो जाता है। ये इसलिए हो जाते हैं कि बुढ़ापे में जो है वो लोग सही से ऑक्सीजनेशन नहीं कर पाते, तो ऑक्सीजनेशन को सही से इंश्योर करने के लिए उनकी जो चेस्ट है वो बाहर की तरफ निकल आती है। लॉस ऑफ alveolar gas exchange is accompanied by a decrease in the partial pressure of oxygen. alveolar gas exchange जब नहीं होती ना तो
PaO2 जिसको हम बोलते हैं या पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जिसको हम बोलते हैं वो भी डिक्रीज़ हो जाता है। ज़ाहिर है कि जब अल्वेलाई के अंदर ऑक्सीजन नहीं आएगा तो हमारे ब्लड के साथ मिक्स नहीं होगा, ब्लड प्लाज्मा के साथ मिक्स नहीं होगा, तो इस वजह से PaO2 का जो वैल्यू है वो भी कम हो जाता है। एनवायरमेंटल एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स, वो लोग जो ऐसी जगह पर काम करते हैं जहाँ पर डस्ट होती है या जिनका एक्सपोजर जो है वो एनिमल डेंडर के साथ होता है या एस्बेस्टोसिस के साथ होता है या अपने कंपनी में जो है काम करते हैं, ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहाँ पर टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, या अगर उनके घर में जो है ऐसे केमिकल्स हो जो टॉक्सिक होते हैं, तो ये जो डस्ट और एस्बेस्टोस और टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं ना, ये उनकी एयरवे में चले जाते हैं। एयरवे में जो है जब ये चले जाते हैं तो वहाँ पर ये जितने भी केमिकल्स और डस्ट वगैरह है ना, ये एक तह बना देते हैं। तो इसकी जब एक लेयर ऊपर आ जाती है और तह बनाने के साथ साथ जो है ये जो केमिकल्स है ये एयरवे को बेकार कर देते हैं। उस तरह की जो एक्सपेंशन और जो इलास्टिसिटी और जो रिकॉइल है वो फिर अल्वेलाई के अंदर फिर नहीं होती। ठीक है, तो इसी तरह ऑक्सीजनेशन का जो प्रोसेस है वो अल्टर हो जाता है, उसमें चेंजेस आ जाते हैं। डिजीज़ प्रोसेस, अब एक बंदा जब बीमार होता है तो ज़ाहिर है उसकी जो ऑक्सीजनेशन लेवल है उसके ऊपर असर पड़ जाता है। मिसाल के तौर पर एक पेशेंट है जिसको COPD है, जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ भी जिसको हम बोल सकते हैं, या रिस्ट्रिक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है उसको, या डिफ्यूजन डिफेक्ट्स है उनको, या वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैचिंग है उनको। मिसाल के तौर पर एक पेशेंट है जिसको वेंटिलेशन तो हो रही है, मतलब उसकी ब्रीदिंग अच्छी है, लेकिन उनके अल्वेलाई के साथ ऑक्सीजन जो है वो मिक्स नहीं कर रहा। इस तरह एथेरोस्क्लेरोसिस है किसी पेशेंट को, या हार्ट फेलियर है किसी पेशेंट को, या जो है एनेमिक है, या जो है उसकी जो अल्वेलाई है वो ऑक्सीजन को सही से अपटेक नहीं कर रहे। तो ये जितने भी हमने डिजीज़ मेंशन किए इसमें जो ऑक्सीजनेशन का लेवल है ये बुरी तरह से मुतासर हो जाता है। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू रिड्यूस ऑक्सीजनेशन, जब भी हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेशन कम हो जाती है तो हमारे बॉडी कैसे उसको रिस्पॉन्ड कर देती है। सबसे पहले तो यह है कि ऑक्सीजन जो है वो हमारे बॉडी से कम हो जाता है, निकल जाता है। ठीक है, जब ऑक्सीजन कम हो जाएगा, सही से हमारे बॉडी को जो है नहीं आएगा, सही से डिलीवरी नहीं होगी, तो इस्कीमिया हो जाएगा। इस्कीमिया मतलब जो ब्लड का जो अमाउंट है वो टुवर्ड्स द सेल्स कम हो जाती है। जब ब्लड का जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा तो आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है वो पाया जाता है ब्लड के अंदर। तो जब ब्लड ही नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन कहाँ से जाएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगा, तो जब ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो इसके नतीजे में सेल डेथ हो जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट है और इसका जो एक्सक्रीशन है इसके ऊपर भी असर पड़ जाता है। और आप लोग को मैंने पहले भी बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर, तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जितना जितना बॉडी के अंदर रहेगा तो ये एसिडिटी बढ़ाएगा। तो और जब किसी पेशेंट को एसिडोसिस हो रहा होता है तो इसकी भी हमारे सेहत पे बहुत बुरे असरात होते हैं। असेसमेंट ऑफ ऑक्सीजनेशन स्टेटस, जब भी हम ऐसे क्लाइंट्स का असेसमेंट करेंगे जिनका हमने ऑक्सीजनेशन लेवल देखनी हो, तो सबसे पहले तो हमने हेल्थ हिस्ट्री के बारे में उनसे पूछना है। हेल्थ हिस्ट्री ये है कि उनसे हम मुकम्मल हिस्ट्री पूछेंगे और उनकी जो प्रेजेंट प्रॉब्लम्स है, मौजूदा जो प्रॉब्लम्स है वो हमने पूछने हैं। इसके साथ हमने जो है उसको ये पूछना है कि आपका ये जो प्रॉब्लम्स है कब से स्टार्ट हुए और कब से बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगे। हमने उनसे मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछना है और पूछना है उनसे कि क्या उसको कुछ ऐसे हार्ट के हवाले से कोई मसला तो नहीं है, या लंग्स के हवाले से कोई मसला तो नहीं है, या बॉडी के अंदर कोई और ऐसी डिजीज़ तो नहीं है। और हमने मरीज़ से उनकी जो डेली लिविंग है, मतलब काम वो कहाँ कर रहा है या उसका जो लाइफस्टाइल है वो कैसा है, और ऑक्सीजनेशन का जो लेवल है, यानी कि ऑक्सीजनेशन के बारे में पेशेंट को पता है या नहीं है, और ऑक्सीजनेशन जो कंप्रोमाइज्ड हुई है मरीज़ की, इसके साथ वो किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहा है, किस तरह से वो जी रहा है, तो ये हमने मरीज़ से पूछना है। नाउ फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन जब हम करते हैं मरीज़ की,
तो सबसे पहले तो हमने उनकी जनरल ऑब्जर्वेशन करनी है कि वो वेंटिलेशन के लिए यानी सांस लेने के लिए वो कितना एफर्ट लगा रहा है। इस तरह हमने रिस्पायरेटरी रेट जो है वो काउंट करना है, और रिस्पायरेटरी रेट के साथ साथ हमने रिस्पायरेटरी जो रिदम है वो हमने देखना है। रिदम में हम ये देखते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि कभी जो है मरीज़ नॉर्मल जो है उसका रिदम आ रहा है, कभी कभार उसका जो रेस्पिरेटरी रेट है वो बढ़ जाता है, कभी कभार कम हो जाते हैं, कभी कभार जो है उनकी सांस रुक जाती है। तो इस तरह से हमने रिदम को भी आइडेंटिफाई करना है कि वेदर इट इज़ रेगुलर और इरेगुलर। इसके साथ साथ हमने हाइपोक्सिया की जो साइंस है वो भी हमने देखने हैं, जिसमें सबसे पहला है साइनोसिस। ठीक है, तो साइनोसिस के लिए हमने देखना है कि मरीज़ जो है वो उनके होंठ तो ब्लू नहीं हो रहे, उनका जो फेस है वो ब्लू तो नहीं हो रहा। इस तरह हमने उनके नेल बेड्स जो है वो देखने हैं कि कहीं वो तो ब्लू नहीं हो रहे। और हमने क्लबिंग ऑफ फिंगर्स जो है वो भी देखना है कि इनके जो फिंगर्स है वो जो है वो क्लबिंग तो इसके अंदर नहीं हो रही, मुड़ तो नहीं रहे। Palpation findings related to compromised ventilation, vocal phlegmatis, displacement after trachea। जब हम palpation करते हैं मरीज़ की तो इसमें हमने वोकल फ्लेमेटिस देखना है। वोकल फ्लेमेटिस के लिए हम जब मरीज़ के बैक पे हाथ रखते हैं ना तो ऐसी वाइब्रेशन आती है, तो इसको हम कहते हैं वोकल फ्लेमेटिस। इस तरह हमने डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेकिया भी देखना है कि उसका जो ट्रेकिया है वो डिस्प्लेस तो नहीं हुआ, क्योंकि जब हम हमारी जो एयरवे है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है तो हमारा जो ट्रेकिया है वो भी कभी कभार जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेकिया जो है वो हमें एक्सरे में भी बहुत अच्छा दिखता है। एबनॉर्मल परकशन फाइंडिंग्स, जब हम परकशन करते हैं तो इसमें हमें हाइपर रेजोनेंस मिलती है और डल परकशन नोड भी हमें मिलती है। और डल परकशन जो है वहाँ पर होती है जहाँ पर सही से ऑक्सीजनेशन नहीं होती। एडिशनल या एडवेंटिशियस ब्रिज साउंड जो है वो हमें मिलते हैं, जिसमें क्रेकल्स है, रोनकाई है, वीजिस है, प्लेवरल फ्रिक्शन रिब है और साथ में जो है वो स्ट्राइडर है। नाउ डायग्नोस्टिक एंड लेबोरेटरी डेटा। पल्स ऑक्सीमेट्री हम करेंगे मरीज़ की। पल्स ऑक्सीमेट्री का मतलब है कि हम तो पेशेंट की पल्स रेट को देखेंगे कि उसका हार्ट रेट कितना आ रहा है, और ऑक्सीमेट्री मीन मेजरमेंट ऑफ ऑक्सीजन लेवल, वो हम करेंगे कि पेशेंट की जो ऑक्सीजन लेवल है वो कितना आ रहा है। आर्टेरियल ब्लड गैसेस हम करेंगे, स्पूटम कलेक्शन करेंगे, उसका जो बलगम है वो हम कलेक्ट करेंगे और लेबॉरेटरी भिजवाएंगे। पेशेंट का चेस्ट एक्सरे करवाएंगे और सीटी स्कैन हम करेंगे। इसके साथ साथ ब्रोंकोस्कोपी है, थोरेकोसेंटेसिस है, इकोकार्डियोग्राफी है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है। तो ये जितने भी प्रोसीजर हमने बता दिए, इसमें जो है उसका जो रिस्पायरेटरी स्टेटस है वो भी इवालुएट हो जाता है और साथ में उसका जो कार्डियक सिस्टम है वो भी इवालुएट हो जाएगा। असेसमेंट के बाद जो है हम मरीज़ के लिए डायग्नोसिस बनाते हैं, जिसको हम नर्सिंग डायग्नोसिस बोलते हैं। तो जो प्राइमरी नर्सिंग डायग्नोसिस है वो ये इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। मरीज़ सही से अपने एयरवे को क्लियर नहीं कर पाएगा। मिसाल के तौर पर वो अपने सिक्रीशन जो है वो सही से क्लियर नहीं कर पा रहा, या जो है उसको एयरवे के हवाले से इस तरह से मसला है कि वो अपना जो हेड है वो सही से होल्ड नहीं कर रहा। ठीक है, तो इस वजह से उसका जो एयरवे है वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है। तो जब एयरवे उसकी कंप्रोमाइज़ हो जाती है तो इसमें सही से ब्रीदिंग नहीं हो पा रही होती है, वेंटिलेशन सही से नहीं हो पाती। इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न, तो जब एयरवे कंप्रोमाइज़ हो जाता है ना तो जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो भी इनफेक्टिव हो जाता है, उस सही से ब्रीदिंग उनकी नहीं हो पा रही होती। जब एक बंदा सही से सांस नहीं लेता तो इसकी जो गैसेस एक्सचेंज है वो भी कंप्रोमाइज़ हो जाती है, वो भी इम्पेयर्ड हो जाती है। जो कार्डिक आउटपुट है वो डिक्रीज़ हो जाती है, और जब कार्डिक आउटपुट जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है तो इसके साथ साथ जो टिश्यू परफ्यूजन है वो भी सही से नहीं हो पाएगी। ज़ाहिर है कि जब हार्ट जो है वो सही से पंप आउट नहीं कर रहा ब्लड को, तो फिर हर एक टिश्यू को या हर एक सेल को जो है वो ब्लड सही से नहीं पहुंचती। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट कैंट्री नर्सिंग डायग्नोसिस। इसमें है डिफिशिएंट नॉलेज। मरीज़ को सही से पता नहीं होता कि ऑक्सीजनेशन जो है वो क्या है या मेरे लिए कितना मायने रखती है। एक्टिविटी इंटॉलरेंस, मरीज़ मामूली सा भी काम नहीं कर पाएगा। कभी कभार तो ऐसा होता है कि मरीज़ अपने डेली लाइफ के जो काम कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर बाल काटना, बाज़ार जाना, तो इस तरह के काम भी वो नहीं कर पाता, क्योंकि उनकी सांस जो है वो फूल जाती है। स्लीप पैटर्न जो है उसकी काफ़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है, उसमें कभी कभार स्लीप एपनिया उसको डेवलप हो जाता है। न्यूट्रिशन जो है उस पर काफ़ी असर पड़ जाता है, क्योंकि कभी कभार
खाना खाते हुए भी उसको सांस चढ़ जाती है, उनकी सांस फूल जाती है, पेशेंट की पेन भी हो रहा होता है और एंजाइटी भी हो जाती है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, मरीज़ को जो है कि आगे पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, और जो है मैं तो बिल्कुल हेल्दी था और पता नहीं ऐसा क्या हो गया मेरी सेहत के साथ कि जो है मेरा ऑक्सीजनेशन लेवल जो है वो इतना ख़राब हो गया और मेरी सांस में इतनी प्रॉब्लम आ गई है। आउटकम आइडेंटिफिकेशन एंड प्लानिंग। जब हम प्लानिंग करते हैं ना तो मरीज़ को हम इंडिविजुअलाइज केयर देते हैं, और इसमें हम ये देखते हैं कि मरीज़ की अपनी कैपेबिलिटीज़ जो है वो क्या क्या है और उसकी जो लिमिटेशंस है वो क्या है। मिसाल के तौर पर पेशेंट कौन सा काम कर सकता है और कौन सा काम नहीं कर सकता। जैसे कि कभी कभार ऐसा होता है कि मरीज़ चल फिर भी नहीं सकता, कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको बैठे बैठे भी सांस चढ़ जाती है। तो इस तरह हमने देखना है कि मरीज़ कौन सा काम कर सकता है और कौन सा काम नहीं कर सकता, और उसी हिसाब से फिर हमने मरीज़ को केयर देनी है। फिर जब हम मरीज़ को फर्दर देखते हैं तो रेस्पिरेटरी रेट को हम देखते हैं और आर्टेरियल ब्लड गैस वैल्यूज़ को हम देखते हैं कि पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी रेट है वो नॉर्मल है, नॉर्मल से ज़्यादा है या नॉर्मल से कम है। तो उस हिसाब से देखते हैं और ये देखते हैं कि उसका जो पीएच है वो कितना आ रहा है, एसिडोसिस हो रहा है पेशेंट को या अल्कलोसिस हो रहा है, CO2 जो है वो सही से बाहर निकाल रहा है या उसकी जिसम में रिटेन हो रही है। ठीक है, इस हवाले से इसी तरह हमने जो बाइकार्ब का लेवल है वो हमने देखना है। ठीक है, SaO2 और जो PaO2 जिसकी हमने थोड़ी देर पहले बात की उसको जो है हमने इवालुएट करना है, उसको हमने देखना है कि सही से ऑक्सीजनेशन हो रही है बॉडी के अंदर या नहीं हो पा रही। The outcomes should be based upon the assessment findings that lead to the nursing diagnosis and at hand. जो भी हम प्लानिंग बनाएंगे तो ज़ाहिर है वो तो हम असेसमेंट को देखते हुए जो है हम डायग्नोसिस बनाते हैं, और डायग्नोस को देखते ही हम फिर पेशेंट के लिए प्लानिंग बनाते हैं। अब मरीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन क्या करेंगे। इंटरवेंशंस टू प्रमोट एयरवे क्लियरेंस। अगर पेशेंट का जो है हमने डायग्नोस बनाया हुआ है कि जो उसका एयरवे है दैट इज़ नॉट क्लियर, ठीक है, तो टीच इफेक्टिव कफिंग। पेशेंट को हमने कहना है कि आप अच्छे से खांसा करें। ठीक है, चेस्ट फिजियोथेरेपी हमने पेशेंट की करनी है, उसको बोलना है कि आपने जो हाइड्रेशन है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया करें। ऐसी मेडिकेशन हमने पेशेंट को देखने जिससे उसका जो एयरवे है वो खुला रहे, जैसे हम ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं जिसमें हम मरीज़ को जो है वो न्यूबलाइज वगैरह कर देते हैं, या जो है हम स्टीम इनहेलेशन वगैरह के बारे में हम बताते हैं। और जो एनवायरनमेंट है उसके बारे में हमने मरीज़ को बताना है कि आपने डस्ट या जो है एस्बेस्टोसिस या ऐसी जगह जहाँ पर एनिमल डेंजर्स वगैरह हो उससे आपने बचना है, और अब उसकी जो लाइफस्टाइल है उसमें जो है हमने चेंज लानी है। जैसे कि कभी कभार मरीज़ जो है वो स्मोक कर रहा होता है तो हमने स्मोकिंग से उसको बचाना है। इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल एयरवे। अगर पेशेंट जो है वो फिर भी सही से उसका एयरवे क्लियर नहीं हो पा रहा तो हमने उसकी एयरवे एक आर्टिफिशियल एयरवे जो है वो हमने लगानी है, और सक्शनिंग करनी है, जो सिक्रीशन वगैरह वो हमने बाहर निकालनी है। और इस तरह से हमने पेशेंट को जो है टीच करना है कि वो अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है वो कर लिया करे, और जो चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है वो हमने पेशेंट को इंट्रोड्यूस करवाना है। इंटरवेंशंस टू इम्प्रूव ऑक्सीजन अपटेक एंड डिलीवरी। एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, एडमिनिस्टर ब्लड कंपोनेंट्स। पेशेंट को जो है हम ऑक्सीजन लगा देते हैं और साथ में जो है कभी कभार हम RBCs भी ट्रांसफ्यूज़ कर देते हैं। रेड ब्लड सेल्स जब हम ट्रांसफ्यूज़ करते हैं तो ज़ाहिर है ब्लड के अंदर RBCs बढ़ जाते हैं, और जितना RBC जो है बढ़ जाएगा, RBC का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, तो ऑक्सीजन का जो अपटेक है वो भी बढ़ जाता है। इंटरवेंशंस टू इंक्रीज कार्डिक आउटपुट एंड टिश्यू परफ्यूजन। अब कार्डिक आउटपुट को जो है बढ़ाने के लिए हम किस तरह से इंटरवेंशन करेंगे, हम क्या कुछ करेंगे, और टिश्यू परफ्यूजन को हम कैसे बढ़ाएंगे और अच्छा करेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि जो फ्लूइड बैलेंस है उसको हमने देखना है कि हमारा मरीज़ जो है वो कहीं फ्लूइड ओवरलोड में तो नहीं जा रहा, क्योंकि हार्ट की अपनी एक लिमिटेशन है, वो
फ्लूइड जो है वो एक मकदार तक उसको पंप आउट कर सकता है, उसमें पंपिंग एक्शन कर सकता है। अगर फ्लूइड जो है वो हार्ट के ऊपर बढ़ जाएगा तो इसका मतलब है हार्ट के ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा। तो जब हार्ट के ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा तो एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि वो फेलियर की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो हमने फ्लूइड बैलेंस को देखना है कि हम मरीज़ को कितना फ्लूइड दे रहे हैं और पेशेंट जो है अपना कितना फ्लूइड निकाल रहा है, चाहे वो यूरिन की सूरत में हो या किसी भी सूरत में हो, कितना निकाल रहा है। इस तरह हमने मरीज़ को जो है बताना है कि अपनी जो एक्टिविटीज़ है उसको कम से कम कर दे, अपनी एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर दे, और वो जो एक्टिविटी कर रहा है अपने डेली लाइफ की, उसमें उनकी हेल्प करनी है, उसकी असिस्टेंस करनी है। उसकी जो पोजीशन है वो हमने प्रॉपर्ली बनानी है ताकि उसका जो एयरवे है वो कंप्रोमाइज़ ना हो या उसमें किसी किस्म का ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, और ऐसी मेडिकेशन हमने उसको देनी है जिसकी वजह से उसका जो कार्डिक आउटपुट है वो अच्छा हो। इमरजेंसी इंटरवेंशंस, अगर किसी पेशेंट को जो है कार्डिक सिस्टम के हवाले से या रेस्पिरेटरी सिस्टम के हवाले से कोई इमरजेंसी डेवलप हो जाए, मिसाल के तौर पर उसका जो एयरवे है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, ठीक है, तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, या जो है अगर उसका जो हार्ट है उसको हार्ट अटैक डेवलप हो जाए या उसका हार्ट फेलियर की तरफ चला जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे। ऐसी कंडीशन में जो है हम पेशेंट के लिए CPR स्टार्ट करते हैं, जिसको हम कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन भी बोलते हैं। इंटरवेंशन टू एड्रेस एसोसिएटेड नर्सिंग डायग्नोसिस, एक्सप्लोर लाइफस्टाइल एंड एक्टिविटी एडाप्टेशन, उसका जो लाइफस्टाइल है उसको हमने एक्सप्लोर करना है और कौन सी चीज़ें वो एडॉप्ट कर सकता है इसके हवाले से हमने देखना है। एनकरेज डाइटरी एंड न्यूट्रिशनल मॉडिफिकेशंस, उनके जो डाइटरी हवाले से हमने देखना है और न्यूट्रिशन के हवाले से जो मॉडिफिकेशन है वो हमने उसके अंदर लाने हैं कि वो उस तरह का जो है न्यूट्रिशन खाए कि जिसकी वजह से उसका RBC का जो लेवल है वो बढ़ जाए। तो RBC उसकी बॉडी के अंदर जब बढ़ेंगे तो ऑक्सीजनेशन की जो अपटेक है वो अच्छे से अच्छी होगी। और पेशेंट को हमने बताना है कि आप जो है कंफर्टेबल रहने की कोशिश करें। इवैल्यूएशन का मतलब ये है कि जितनी भी इंटरवेंशन की है नर्सिंग के हवाले से हमने मरीज़ के ऊपर, तो वेदर दे वर सक्सेसफुल और नॉट, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक पेशेंट है जिसके एयरवे में कोई मसला है, मिसाल के तौर पर उसकी सिक्रीशन आई हुई है, ठीक है। अब इंटरवेंशन में जो है हम मरीज़ की सक्शनिंग करेंगे, ठीक है। तो सक्शनिंग के बाद पेशेंट का जो एयरवे है वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, इसको हम बोलेंगे इवैल्यूएशन। अगर पेशेंट की जो ब्रीदिंग है वो अच्छी हुई तो हम कहेंगे जो हमने नर्सिंग इंटरवेंशन की वो सही थी, वो सक्सेसफुल रही। और अगर पेशेंट की जो पेशेंट की जो ब्रीदिंग है वो अगर सही नहीं हुई तो हम कहेंगे कि हमारी जो इवैल्यूएशन है या जो हमारी जो इंटरवेंशन है वो अनसक्सेसफुल रही है, ठीक है। तो फिर हम कुछ और इंटरवेंशन मरीज़ के ऊपर करेंगे। Thank you for watching this video. Please subscribe Medical and Nursing Lectures.